जय हिंद स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन ये है, जो अंश से आप क्या समझते हैं, ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं, अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है, और ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, अंश कितने प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन में हम सभी बातों को जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट के जरिए बताइएगा। और बहुत वीडियो अपलोड किए गए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना है जो अंश क्या होता है। देखिए, जो कंपनी जितने राशि से रजिस्टर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर अंश पूंजी को क्या किया जाता है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। अंश पूंजी को क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, चाहे वो टुकड़ा 10 का हो, चाहे वो 20 का हो, चाहे वो 50 का हो या 100 का हो, ठीक है ना, या 1000 का हो। तो अंश पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों या इकाइयों में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अंश। प्रत्येक टुकड़ा को बोलते हैं अंश। सपोज कीजिए 1 लाख अंश पूंजी से कंपनी स्टार्ट हुआ, 1 लाख के अंश पूंजी से। अगर चाहे तो 10 रुपये का इकाई बनाना चाहे तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10,000 ना। तो यहाँ कह सकते हैं इस कंपनी के पास 10,000 अंश है, ठीक है ना। 1 लाख को 10 वाले इकाई में डिवाइड कर दिया गया, कितना इकाई हो गया, 10,000 इकाई हो गया, ठीक है ना। यही हो गया अंश। कंपनी के अंश पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों या इकाइयों में बांट दिया जाता है, जिसे अंश पूंजी कहा जाता है, ठीक है। अंश कंपनी की पूंजी जिन छोटी छोटी इकाइयों में बढ़ती रहती है, उनमें से प्रत्येक को अंश या शेयर कहा जाता है। शेयर तो इंग्लिश नाम हो गया। शेयर होल्डर जो होते हैं अंशधारी, यानी कि अंश को क्रय करने वाले अंशधारी होते हैं, जिन्हें कंपनी का स्वामी कहा जाता है, ठीक है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 276 के अनुसार अंश का आशय कंपनी की अंश पूंजी के अंश से, अंश पूंजी के अंश का मतलब होता है भाग, अंश पूंजी का भाग से है, और इसमें स्कंध को भी सम्मिलित किया जाता है, जब तक कि अंश और स्कंध में स्पष्ट या गर्भित रूप से अंतर न किया गया। न्यायाधीश लिंडले ने जो अंश का परिभाषा दिया वो क्या है, पूंजी का आनुपातिक भाग जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है उसका अंश कहलाता है। यानी कि पूंजी का जितना भाग कोई सदस्य लेता है ना, वो अंश कहलाता है। चलिए, उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि कंपनी की स्वामित्व पूंजी यानी कि ऑनरशिप कैपिटल जो होता है ना, वो विभिन्न इकाइयों में बंटी होती है, जिनमें से प्रत्येक इकाई को अंश कहते हैं। अंश 2 प्रकार के होते हैं। अंश जो होते हैं, शेयर जो होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। शेयर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी को हम लोग बोलते हैं समता अंश, और प्रेफरेंस को हम लोग बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। अंश 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो अगर प्रेफरेंस और इक्विटी की बात करें तो प्रेफरेंस को पहले अधिकार मिलता है, इक्विटी को बाद में। अगर पूंजी वापसी की बात होगी, लाभांश भुगतान का बात होगा, तो सबसे पहले पूर्वाधिकार अंश को भुगतान किया जाएगा, उसके बाद ही इक्विटी का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ऋण पत्र को जान लेते हैं। ऋण पत्र क्या है, तो ऋण पत्र जो है ना, ऋण लेने का प्रमाण पत्र। हम लोग भी अगर कहीं से पैसा लेते हैं या देते हैं, तो दोनों के बीच में जो भी समझौता होता है ना, उसको एक पेपर पर लिख दिया जाता है, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो यही प्रपत्र जो होता है ना, डॉक्यूमेंट, वही होता है ऋण पत्र। ऋण पत्र क्या है, तो ऋण का प्रमाण पत्र है, जिसमें ऋण से संबंधित सभी बातों का उल्लेख होता है, जो किस दर से ब्याज दिया जाएगा, पूंजी ऋण पत्र जो है वो कब रिडीम होगा, शोधन कब होगा, कितने समय के बाद होगा, ऋण पत्र किस प्रकार का है, वो सभी बातों का उसमें उल्लेख होता है। तो हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं ऋण पत्र क्या है, तो ऋण पत्र ऋण का प्रमाण पत्र है, जिसमें ऋण से संबंधित सभी बातों का उल्लेख होता है, ताकि ऋण पत्र में कोई ज़्यादा गड़बड़ी ना हो। यदि हो भी तो उसको आराम से सॉर्ट आउट किया जा सके। कभी कभी अंश से प्राप्त पूंजी कंपनी के लिए प्राप्त नहीं होती, यानी कि अंश पूंजी में जो राशि मिलता है ना, वो उतना पर्याप्त नहीं होता है। तो उस स्थिति में कंपनी को और अगर राशि की ज़रूरत होती है तो क्या करता है, तो ऋण पत्र जारी करता है। ऋण पत्र के जरिए ऋण ले लेता है, कर्जा ले लेता है, ठीक है। यदि नवीन अंश जारी करने की वैधानिक स्थिति नहीं हो, अथवा नवीन अंश पूंजी से अधिक पूंजी जारी कर प्राप्त करती है,
नवीन अंश पूंजी से अधिक पूंजी की स्थिति पैदा होने की संभावना हो तो कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी ऋण पत्र जारी कर प्राप्त करती है। ऋण पत्र को स्वीकार करने का एक प्रमाण पत्र है। ऋण पत्र ऋण को स्वीकार करने का एक प्रमाण पत्र है जो कंपनी अपनी सार्वभौम मुद्रा के अधीन जारी करती है। ऋण पत्र ऋण को स्वीकार करने का क्या एक प्रमाण पत्र है जो कंपनी अपनी सार्वभौम मुद्रा के अधीन जारी करती है। इसमें एक निश्चित तिथि पर मूलधन और ब्याज लौटाने का अनुबंध होता है। देख लीजिए कब पैसा लौटाएगा, कितना लौटाएगा, सभी बातों का उल्लेख होता है। वह ऋण पत्र प्रायः कंपनी की संपत्तियों की प्रतिभूतियों पर लिया जाता है। ठीक है, वह ऋण प्रायः कंपनी की संपत्तियों की प्रतिभूति पर लिया जाता है। संक्षेप में अगर कहें तो कंपनी द्वारा ऋण लेने पर उसके बदले में दिए गए प्रमाण पत्र को ऋण पत्र कहते हैं। जिन व्यक्तियों से ऐसा ऋण लिया जाता है उन्हें ऋण पत्रधारी कहते हैं। जो ऋण देता है, जो कर्जा देता है, उन्हें ऋण पत्रधारी कहा जाता है। जो अंश लेता है और पैसा देता है उन्हें अंशधारी कहा जाता है। ऋण पत्रधारी कंपनी के जो होते हैं लेनदार होते हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं? लेनदार होते हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं? लेनदार होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। जबकि अंशधारी जो होते हैं, शेयर होल्डर जो होते हैं, वो कंपनी के ओनर होते हैं, स्वामी होते हैं। ठीक है, भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 212 के अनुसार इसमें परिभाषा ऋण पत्र का दिया गया है। ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्टॉक तथा कंपनी की कोई भी अन्य प्रतिभूति सम्मिलित की जाती है, चाहे वह कंपनी की संपत्तियों पर कोई प्रभाव उत्पन्न करती है या नहीं। ऋण पत्र, स्टॉक तथा कंपनी की कोई भी अन्य प्रतिभूति सम्मिलित की जाती है। ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्टॉक तथा कंपनी की कोई भी अन्य प्रतिभूति सम्मिलित की जाती है, चाहे वह कंपनी की संपत्तियों पर कोई प्रभाव उत्पन्न करती है या नहीं। चलिए अंश और ऋण पत्र में अंतर देख लेते हैं। तो बहुत अंतर तो आपको मालूम चल ही गया होगा। अंश कंपनी की पूंजी का एक भाग है, यानी कि अंश जो है पूंजी का भाग होता है, जबकि ऋण पत्र जो होता है वो ऋण होता है। ठीक है, दूसरा है अंश क्रय करने वाला व्यक्ति कंपनी का मेंबर हो जाता है। अंश क्रय करने वाला व्यक्ति कंपनी का क्या होता है? सदस्य होता है। ऋण पत्र का धारक कंपनी का ऋणदाता होता है, सदस्य नहीं होता है। ऋण पत्र का धारक जो होता है, ऋण पत्र धारी जो होते हैं वो ऋणदाता होता है, कर्जा देने वाला, वो सदस्य नहीं होता है। कोई भी इंटरनल जो मामला होगा उसमें अंशधारी को वोट देने का अधिकार है, ऋण पत्रधारी को वोट देने का अधिकार नहीं है। कंपनी को अगर लॉस हो जाएगा फिर भी ऋण पत्रधारी को ब्याज चाहिए, लेकिन अगर कंपनी को लॉस हो जाएगा तो शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा। इन सब बातों को ध्यान से रखिएगा, यही सब अंतर है। फिर आगे है अंश पत्र धारक, यानी कि अंशधारी कंपनी के सदस्य के रूप में कंपनी की साधारण बैठक में मत देने का अधिकारी होता है, जबकि ऋण पत्र धारक को मत देने का अधिकार नहीं होता है। चलिए आगे अंतर है अंशधारी कंपनी के लाभ में से लाभांश पाने का अधिकार होता है। यह लाभांश अनिश्चित रहता है, कभी अधिक कभी कम, और कभी हानि होने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जबकि ऋण पत्रधारी को एक निश्चित दर से लाभ हो या हानि ब्याज मिलेगा। ठीक है, कंपनी के समापन के दशा पर अगर पैसा बच जाएगा सभी दायित्वों को भुगतान करने के बाद, इसी स्थिति में अंशधारी को भुगतान होता है, लेकिन ऋण पत्रधारी को भुगतान होना ही है। ठीक है, अंशों का निर्गमन किसी प्रभार या प्रतिभूति पर नहीं किया जाता है, लेकिन ऋण पत्र का निर्गमन प्राय किसी प्रभार या प्रतिभूति पर किया जाता है। चलिए, तो ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं। देखिए, रजिस्टर्ड ऋण पत्र, वाहक ऋण पत्र, रजिस्टर्ड डिबेंचर, ऐसे ऋण पत्र जिनका पूरा विवरण कंपनी की पुस्तकों में होता है, पूरा विवरण कंपनी की पुस्तकों में होता है, यानी कि रजिस्टर्ड होता है। जिनका हस्तांतरण बिना कंपनी की पूर्व अनुमति के नहीं हो सकता है, रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहलाता है। फिर वाहक ऋण पत्र क्या होता है? तो ऐसे ऋण पत्र जिनके धारक का नाम न तो कंपनी के रजिस्टर में लिखा जाता है, न ही हस्तांतरण करते समय कंपनी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। ना तो रजिस्टर में लिखा है, ना तो हस्तांतरण करते समय पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो वाहक ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है। अगर कहा जाए तो वाहक ऋण पत्रों का हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है। ऋण पत्र
जिस व्यक्ति के पास होता है वही स्वामी माना जाता है। फिर आगे होता है शुद्ध ऋण पत्र, जिसका शोधन किया जाता है, एक निश्चित समय के बाद भुगतान कर दिया जाता है। अशुद्ध ऋण पत्र, जिसका भुगतान नहीं होता है, कंपनी के समापन के स्थिति में ही हो सकता है, यानी कि जब तक कंपनी है तब तक उनका पेमेंट नहीं होगा। बंधक होता है, तो परिवर्तनीय ऋण पत्र होता है, जिसको आप एक समय के बाद ऋण पत्र को अंश बना सकते हैं। ठीक है, एक होता है साधारण ऋण पत्र, एक होता है प्रतिशत ब्याज वाला। तो ये ऋण पत्र के प्रकार हो गया। फिर आते हैं अंशधारी और ऋण पत्रधारी में क्या क्या अंतर है, देख लेते हैं। अंशधारी कंपनी का सहस्वामी होता है, उसे कंपनी के प्रबंध और संचालन में अपना मत प्रकट करने का अधिकार होता है। अंशधारी जो होता है वो कंपनी का क्या होता है, सहस्वामी होता है। अंशधारी क्या होता है, कंपनी का सहस्वामी होता है, उसे कंपनी के प्रबंध तथा संचालन में अपना मत देने का। अंशधारी और ऋण पत्रधारी में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आपको अंश और ऋण पत्र में अंतर है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे था अंश के धारक कंपनी के स्वामी होते हैं, यहाँ तो अंश के धारक ही है तो अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। बस बात यही है। ऋण पत्रधारी केवल कंपनी का एक लेनदार होता है, उसे कंपनी के प्रबंध और संचालन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। अंशधारियों को लाभांश कंपनी को पर्याप्त लाभ होने की स्थिति में मिलता है। ऋण पत्रधारी को एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है, चाहे लाभ हो या हानि। आगे कंपनी के समापन पर अंशधारियों को पूंजी का भुगतान सबसे बाद में किया जाता है, और इसमें क्या है, अंशधारी से पहले इसका भुगतान हो जाता है। तो यही सब अंतर है। ठीक है, इस अंशधारी को वोट देने का अधिकार होता है, ऋण पत्रधारी को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, अंशधारी साधारण सभा में भाग लेता है, ऋण पत्रधारी साधारण सभा में भाग नहीं लेता है। तो यही सब अंतर है जो आपको बताया हूँ। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक, अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उन्हें भी मिल जाए। समय कम है। और अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।